हाँ, तो आज बच्चों ध्यान दें। अगले क्रम में जो पाठ हमारा चल रहा था, पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां, उसी के अंतर्गत आज हम आगे अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में तल संतुलन या अपर्दन चक्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि धरातल के अंदर किस प्रकार की परिवर्तनकारी निर्माणकारी शक्तियां अपना निरंतर किस प्रकार से कार्य करती हैं, जिनका प्रभाव धरातल पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो तल संतुलन या अपर्दन चक्र क्या है, किस प्रकार से ये घटना प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से धरातल पर हमको दिखाई देती है और उसका हम अनुभव भी करते हैं। तो पहले जाने तल संतुलन या अपर्दन चक्र क्या है। तो अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां, जिन्हें अनाच्छादकारी शक्तियां भी कहते हैं, अनाच्छादनकारी शक्तियां भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहती हैं, यानी इनका निरंतर क्रम कार्य जो है चलता रहता है। इनके अंतर्गत अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य जो है होता है। ये 3 प्रकार के क्रमणकारी शक्तियों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं। निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण का कार्य करते हुए ये अपना कार्य पूर्ण करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही अपर्दन चक्र या संतुलन कहते हैं। तल संतुलन यानी जो धरातली भाग है, जो ऊपरी भाग है, वो किस प्रकार से संतुलित होता है, ये प्रक्रिया जो है पूरी होती है। अब यहाँ तल संतुलन के कारक क्या हैं? ऐसी निर्माणकारी बाह्य शक्तियां जिनके द्वारा तल संतुलन या अपर्दन चक्र की प्रक्रिया होती है, वही तल संतुलन के कारक हैं, तत्व हैं। इनके अंतर्गत नंबर 1 नदियां, हिमानी, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें। तो ये क्रम से जो कुछ नाम अभी बताए गए, यही निर्माणकारी शक्तियां हैं जो धरातल पर लगातार अपना कार्य संपादित करती हैं। अब ये बात जरूर ध्यान देनी है कि ये शक्तियां या परिवर्तनकारी स्थितियां ऋतु आधारित होती हैं। एक शब्द आया था अपक्षय के साथ ऋतु अपक्षय, क्योंकि इन क्रमणकारी शक्तियों के ऊपर ऋतुओं का प्रभाव होता है। माने ऋतु आधारित जो क्रमण है या कार्य है, अधिक या कम मात्रा में होता है। यदि देखें नदियां, तो नदियां वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक वर्षा होती है, नदियां बाढ़ों में आती हैं, बहता हुआ जल बड़े वेग से आगे की ओर बढ़ता है, तो नदी सबसे ज्यादा कार्य अपना वर्षा ऋतु में करती है। अब यदि इसके स्थान पर पवन को देखें, तो पवन जो है, सबसे ज्यादा पवने जो हैं अपना कार्य ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, समर सीजन में सबसे ज्यादा ये अपना कार्य संपादित करती हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में नमी बहुत कम होती है, हवा हल्की होती है और बड़े वेग के साथ आगे बढ़ती है। तो इससे सबसे अधिक कार्य होता है।
देखे होंगे समय समय पर, खासकर ग्रीष्म ऋतु में ही बहुत तेज गति से आंधी तूफान आते हैं और अपने रास्ते में अपर्दन का कार्य करते हैं। इसी तरह भूमिगत जल, समुद्री लहरें, तो इस प्रकार से क्रमणकारी शक्तियों के ये नाम भी हुए, कारक हुए या तत्व कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तल संतुलन के ये प्रमुख कारक हैं जो लगातार अपने क्रियाशील स्थिति में बने रहते हैं। कुछ न कुछ धरातली परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि आगे देख सकते हैं, तल संतुलन को चित्रानुसार भी दिखाया गया है, क्योंकि तल संतुलन या अपर्दन चक्र की प्रक्रिया 2 चरणों में यानी 2 भागों में पूरी होती है। नंबर 1 निम्नीकरण और दूसरा अभिवृद्धिकरण या उच्चयन। निम्नीकरण यानी धरातल के ऐसे भूभाग जो लगातार अपर्दित व्यवस्था से या अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के कारण ऐसी संरचनाएं जो है निर्मित होती रहती हैं। तो तल संतुलन के कारक के रूप में ये कार्य पूरी प्रक्रिया के रूप में संपादित होते हैं। तो ये सीधी लाइन जो देख रहे हैं, ये सीधी लाइन जो है समतल सतह है, धरातल के समतल पृष्ठ को, समतल भूमि को प्रकट करती है। अब उसके ऊपरी भाग में देखें तो किस प्रकार से अपर्दन की प्रक्रिया होती है और नीचे की ओर उसका डायरेक्शन दिखाया गया है। माने अपर्दन होने के साथ यहाँ जो भी चट्टान, जैव अजैव, भौतिक अभौतिक रूप से जो भी पदार्थ यहाँ विद्यमान थे, ये लगातार अपर्दन की प्रक्रिया के कारण उनका कटाव हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी बड़ी चट्टानें बटी, छोटे छोटे रवों, धूल, मिट्टी, कण, रेत आदि के रूप में ये पदार्थ जो हैं बढ़ते चले जाते हैं, यानी टूटते विखंडित होते रहते हैं और इन्हीं क्रमणकारी शक्तियों के द्वारा उनका होता है परिवहन। तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चलना। तो इनको चलाने का काम जो है यही क्रमणकारी शक्तियां करती हैं। जैसे वर्षा का जल अपने साथ धूल, मिट्टी, रेत, कण आदि बहाकर अन्यत्र स्थानों तक ले जाते हैं, इसी प्रकार पवनें उड़ाकर ले जाती हैं और वो पदार्थ जो हैं आगे उड़ते या बहते हुए अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो यहां से अपर्दित पदार्थ जब जाएंगे तो यहाँ पहले समतल सतह से ठोस आवरण हुआ, तो यहाँ निम्नीकरण की स्थिति हो गई, यानी गड्ढानुमा भाग हो गया, खाली जगह हो गई। और इस प्रकार से आगे अब इसी के विपरीत देखेंगे, समतल रेखा के नीचे भाग की ओर, तो ये ऊपरी भाग है और ये नीचा भाग है। तो यहाँ जैसे ही निक्षेपित पदार्थ आगे की ओर बढ़ते हैं परिवहन के प्रक्रिया के द्वारा, यानी परिवहन के माध्यम से। अब ऐसा यहाँ परिवहन नहीं है कि कोई मानव निर्मित परिवहन द्वारा आगे जाते हैं, यही क्रमणकारी शक्तियां अपने द्वारा निक्षेपित पदार्थों को कटाव के बाद आगे की ओर ले जाते हैं। तो यही पदार्थ शैल, टुकड़े, जीव जंतु, वनस्पति आदि के अवशेष जो हैं यहाँ जमा होते जाते हैं। तो पहले से खाली और धंसा हुआ भाग क्या होता है, निक्षेपित पदार्थों से भर जाता है, तो एक उठा हुआ भाग निर्मित होता है। तो यह धरातल से उठी हुई स्थितियों में निर्मित हो जाता है। तो ये अधिवृद्धिकरण की प्रक्रिया यानी उच्चयन की प्रक्रिया होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये निक्षेपित पदार्थ जो हैं लगातार जमा होते रहते हैं। तो जो खाली नुमा रिक्त स्थान होता है वो उसमें उभार आ जाता है, उठी हुई आकृति जो है निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से
यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, एक निम्नीकरण और दूसरा अभिवृद्धिकरण। ऐसे नमूने या ऐसी रचनाएं हमें प्रायः खुले मैदानों में, पहाड़ी अंचलों में या पठारी क्षेत्रों में, खाई नुमा नदी के किनारे, घाटों, तटों आदि में ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। अब पूरी प्रक्रिया के संपादित होने में जो भी क्रमणकारी शक्तियां हैं, वो अपना कार्य जो है 3 चरणों में या 3 प्रकारों में कहें पूरा करती हैं। नंबर 1 अपर्दन, नंबर 2 परिवहन और नंबर 3 निक्षेपण। ये क्रमणकारी शक्तियों के 3 प्रमुख कार्य हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। और इस प्रक्रिया के साथ ही तल संतुलन की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, पूरा घटनाक्रम पूरा होता है और लगातार सतत यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और इन पूरी प्रक्रिया में ऋतु का प्रभाव अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि ऋतुओं के समय में जो जैसी क्रमणकारी शक्ति है उसका प्रभाव यानी उसके द्वारा किया गया कार्य जो है अधिक या कम होता है। जैसा कि पहले उदाहरण बताया गया, बहते हुए जल, नदी या वर्षा के जल के रूप में, या पवन को ऋतु के रूप में कि कैसे अपना कार्य पूरा करती है। तो आज इस तरह से अपन लगातार अपने पाठ्यक्रम के रूप में, अपनी विषय वस्तु के रूप में आगे ये बात पूरी होती है। अब आगे हम अलग अलग प्रक्रियाओं को, अलग अलग घटनाक्रम को, निर्माणकारी या क्रमणकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।